आज मैं बनाने वाला हूँ 1750 वाट का एडजस्टेबल पावर सप्लाई, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो उसके लिए मैं लेके आ गया हूँ 18 mm का प्लाईवुड। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई मेटल का बॉडी यूज कर लेता है, ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा होता है। तो भाई मैं बता दूं, मेटल का बॉडी मेरे पास है नहीं। मैंने बहुत ढूंढने का ट्राई किया, खरीदने को भी तैयार था, लेकिन भाई मेरे को मिला ही नहीं। और ये प्लाईवुड मेरे घर पे पड़ा हुआ था फालतू का। इसमें से एक प्लाईवुड खराब भी है, मैं आगे आप लोग को उसको ठीक करके भी दिखाऊंगा। खराब मतलब इसके अंदर पूरा दीमक लगा है। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं और सारे सामान रख के चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे सामान रख के इसको बनाना है, मतलब डिजाइन कैसा होगा इसका और कहाँ कहाँ सामान लगेगा किस किस कोने में, उसके हिसाब से ही तो कटिंग कर पाएंगे ना हम लोग। तो अभी मैं जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है सबको कट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने प्लाईवुड के सारे एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है और ये आगे का पैनल है। अब बहुत लोग ये देख के बोल रहे होंगे भाई क्या फालतू फिनिशिंग किया है तुमने। तो भाई मैं बता दूं, ये मैं ड्रिल मशीन से ही किया हूँ, वो छोटे वाला, वो भी ड्रिल कर करके, ना कि कटिंग से, क्योंकि भाई ये 18 mm का प्लाईवुड है। इसके अंदर तो वायर ही आप लगा नहीं सकते हो डायरेक्ट बीच में। और ये हमारा बक कन्वर्टर मॉड्यूल के अंदर जो फैन लगा होता है ना, उसके लिए मैंने होल कर दिया है। और ये वाला बेस बॉडी है, इसके अंदर मैंने इनपुट वाला कूलिंग फैन का होल कर दिया है, मतलब उसके अंदर से हवा आएगा। और आउटपुट वाला बाद में करेंगे अभी। और आप लोग देख सकते हो ये वाला मैंने बोला था ना, ये लकड़ी खराब है, ये प्लाईवुड, इसके अंदर पूरा दीमक लगा है और ये पकड़ने में भी थोड़ा सा हल्का लग रहा था बाकी वाले प्लाईवुड से। तो इसको मैं अभी टर्मिनेटर नाम का एक केमिकल आता है, इससे मैं अभी इसको डुबा के मारूंगा और मैं आधा से ज्यादा ही डाल दूंगा भाई, क्योंकि सारे प्लाईवुड सही है, बस यही वाला खराब है। और ये बेस बनने वाला है, मतलब इसी पे सारा लोड आएगा। ट्रांसफार्मर भी इसी पे रखाएगा 7 kg का, और सारे सामान भी इसी पे रखाएंगे। तो इसको मजबूत होना जरूरी है। चलो अब अपने बॉडी को फटाफट चिपका लेते हैं और अब इसमें कील भी लगा लेते हैं, क्योंकि भाई ये 18 mm का प्लाई है, पतला वाला प्लाईवुड नहीं है कि चिपका के छोड़ दिया। और अभी आप लोग देख सकते हो मैंने कील वगैरह सब मार दिया है और XT90 कनेक्टर भी लगा दिया है। और अभी से ही थोड़ा थोड़ा डिजाइन देखने में आ रहा है, लेकिन आगे का फिनिशिंग अच्छा नहीं है, तो आप लोग को अभी डिजाइन शायद अच्छा ना लग रहा हो। और हाँ, इसके अंदर मैंने कूलिंग फैन भी लगा दिया है, जो मैंने बोला था ना इनपुट वाला, जो नीचे से हवा खींचेगा अंदर। आउटपुट वाला लगाएंगे बाद में। सबसे पहले ये मुलायम वाला कवर लगा लेते हैं और इसका फायदा भी मैं बताऊंगा, इसका फायदा क्या होता है। आप लोग देख सकते हो ये लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसका जो इनपुट वाला फैन है ना, उसका होल को क्लियर कर लेते हैं। और थोड़ा डिजाइन के लिए मैं टेप मारता हूँ, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता था। तो चलो अब आउटपुट वाला फैन भी लगाते हैं। और आउटपुट वाला फैन में 4 इंच का लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसके अंदर ही चिपका देते हैं। अब फैन को एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि फैन किस तरह से किस पोजीशन पे लगेगा, जिससे हम लोग का प्रॉपर होल का फायदा हो, मतलब होल से बाहर ना जाए। तो देख सकते हो मैंने कूलिंग फैन को लगा दिया है और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देख सकते हो काफी मजे से चल रहा है, उसका एयर प्रेशर भी काफी ज्यादा है। चलो अब सबसे मेन ट्रांसफार्मर को लगाते हैं भाई। और इसको लगाने में भाई मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, पता है क्या, इसका नट बोल्ट टाइट करने में, क्योंकि भाई मेरा हाथ पहुंच ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये मैग्नेट वाले स्क्रू ड्राइवर से इसको भाई कसा है जैसे तैसे। तो अब आता है इसका रेक्टिफायर बनाने का टाइम। और आप लोगों ने बोला था भाई 50 एम्पियर का 2 लगाना, तो मैं आप लोग का बात को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं 50 एम्पियर का 2 लगाने वाला हूँ। तो इसको सबसे पहले आप लोग को पैरेलल में करना पड़ेगा, प्लस का प्लस में कनेक्ट करना पड़ेगा, माइनस का माइनस और AC का AC, ठीक है। और चिंता मत करो, ये सब का डायग्राम में फुल HD क्वालिटी मतलब 4K में देने वाला हूँ, वो लास्ट में दूंगा। अभी आप लोग वीडियो को देख लोगे तो डायग्राम समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। मैं चाहता हूँ वीडियो का पूरा देख लो, डायग्राम में लास्ट में दे दूंगा, वो भी फुल HD क्वालिटी में। और हाँ, एक बात मैं बहुत दिनों से बोलना चाहता था कि मेरा इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है, उसका लिंक आप लोग को बायो में मिल जाएगा यूट्यूब के, तो वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो कर लेना। और कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते हो मेरे को, जैसे कि डायग्राम के बारे में, या डायग्राम आपको चाहिए इंस्टाग्राम पे एकदम मतलब ओरिजिनल वाला, जिसको जूम करने पे फटे भी ना, वो वाला डायग्राम तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लेना और बोलना है कि भाई मेरे को डायग्राम चाहिए पावर सप्लाई वाला ओरिजिनल वाला। तो गाइस देख सकते हो दोनों 50 एम्पियर के रेक्टिफायर को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। अब ये 100 एम्पियर का हो चुका है रेक्टिफायर। अगर मान लो ये 100 एम्पियर ना भी दे, 60-70 एम्पियर भी दे भाई, वो भी बहुत ज्यादा है। तो चलो अब इसमें कैपेसिटर को ऐड करते हैं। और मैं कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ 80 वोल्ट 15,000 UF एक कैपेसिटर, जबकि मैं 2 लगा रहा हूँ वो भी सीरीज में, मतलब ये दोनों सीरीज में लगाने के बाद 160 वोल्ट का हो जाता है। 160 वोल्ट 15,000 UF। और आप लोग को पता है ये सीरीज कैसे कनेक्शन किया जाता है कैपेसिटर का, पहले कैपेसिटर का माइनस और दूसरे कैपेसिटर का प्लस, अगर आप उसको कनेक्ट करते हो तो वो सीरीज कनेक्शन हो जाता है। और आपके जो कैपेसिटर से 2 पोर्ट निकलेंगे वो प्लस और माइनस होगा, वहाँ पे आपको रेक्टिफायर का प्लस माइनस कनेक्ट करना है। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 15,000
1000 यूएफ का कैपेसिटर लगाना है। आप 45 यूएफ का भी कैपेसिटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे बक कन्वर्टर में कैपेसिटर ऑलरेडी लगे हुए हैं बहुत अच्छे खासे, लेकिन मेरे पास पहले से था तो मैं लगा दे रहा हूँ। अब इसको बॉक्स में फिट कर लेते हैं पहले। और ट्रांसफार्मर में से दो जो एसी निकल रहे हैं ना 050 का, उसको हम लोग के रेक्टिफायर में कनेक्ट करना है एसी वाले पॉइंट पे। तो गाइस देख सकते हो ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर ये सब का कनेक्शन मैंने कर दिया है। तो अब अपने बक कन्वर्टर को फिट करते हैं इसके अंदर। तो अभी मैं बक कन्वर्टर के प्लस माइनस इनपुट का जो वायर है वो मैं कैपेसिटर में लगा रहा हूँ प्लस और माइनस में, जिससे हम लोग का कनेक्शन पूरा हो जाए बक कन्वर्टर का। और आप लोग को एकदम मोटे मोटे वायर यूज करने हैं, क्योंकि हम लोग का बक कन्वर्टर 1750 वाट का है। मिनिमम 4 mm का वायर जरूर यूज करना, लेकिन मैं 6 mm का वायर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो देख सकते हो मैंने बक कन्वर्टर का इनपुट का वायर कनेक्ट कर दिया है अपने कैपेसिटर में। और अब लगाते हैं इसका लेग। बहुत लोग इसको गुटका भी बोलते हैं, वो गुटका खाने वाला नहीं, ये लेग वाला। तो फटाफट इसके चारों लेग लगा लेते हैं, क्योंकि ये कब से लगड़ खा रहा था और पूरा नीचे का हिस्सा मतलब घिस रहा था। तो अभी मैं तीनों XT90 कनेक्टर में से एक कनेक्टर को डायरेक्ट लगा देता हूं, जिससे हम लोग को 70 वोल्ट मिल जाए। उसमें डायरेक्ट 70 वोल्ट मिलेगा जो ट्रांसफार्मर से आएगा डीसी होके, क्योंकि कई बार होता है ना हम लोग डायरेक्ट 70 वोल्ट से ही टेस्टिंग करना है, तो वो डायरेक्ट हम लोग का रहेगा। और ये जो मैं अभी टेप से वायर निकाल रहा हूँ ना, ये XT कनेक्टर का ही है, ये हम लोग के आउटपुट में लगेगा हमारे बक कन्वर्टर के। और यहाँ पर मैं एक डायोड भी लगाने वाला हूँ, मतलब इसको आप रेक्टिफायर बोलो, लेकिन मैं जो यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूँ उसको मैं डायोड की तरह यूज करूंगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने XT कनेक्टर 3 लगाया है। एक तो हम लोग का डायरेक्ट जाएगा जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, उसका तो मैंने कनेक्शन भी आप लोग करके दिखा दिया है, वो डायरेक्ट कैपेसिटर पे लगता है। और एक डायरेक्ट आउटपुट वाला बक कन्वर्टर से जाएगा। और तीसरा जो XT कनेक्टर है वो रेक्टिफायर के थ्रू जाएगा, जिससे उल्टा कनेक्शन करने पे कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, लाइन भगने के बाद वापस करंट नहीं जाएगा हमारे बक कन्वर्टर में। और ये मैं 50 एम्पियर का लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक मीटर भी लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप डायोड लगाते हो तो कुछ वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ कि जितना भी वोल्टेज कम हो हम लोग को पता चलता रहे। और इसका स्विच भी मैं लगाऊंगा, इसको ऑन ऑफ भी कर सके हम। तो चलो अब इसका आउटपुट वाला वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो हमारे बक कन्वर्टर का पूरा कनेक्शन हो चुका है और तीनों XT90 कनेक्टर का भी कनेक्शन हो चुका है। और ये हमारा दूसरा मीटर, इसको मैं इसलिए लगा रहा हूँ ना, ये हमारे डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर से डीसी आउटपुट आ रहा है ना, उसका वोल्टेज दिखाता रहेगा। और इसमें भी मैं एक स्विच लगा दूंगा, जिसको जब चाहे ऑन कर ले और जब चाहे बंद कर ले। और ये हम लोग का 12 वोल्ट का पावर सप्लाई, जो कि मैंने 20-30 रुपए का खरीदा था। इसका यूज मैं कूलिंग फैन को चलाने के लिए करूंगा। इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने इंडिकेटर भी लगा दिया है। तो चलो अपने एसी वाले लीड को लगा लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर मैं एक 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करने वाला हूँ। बहुत लोग बोलेंगे भाई 1750 वाट का है तो 5 एम्पियर का यूज कर रहा है, कम से कम 8-10 एम्पियर का यूज कर। लेकिन भाई मेरे हिसाब से लोड से कम एम्पियर का ही फ्यूज लगाना चाहिए। और मैंने आज तक जितना भी फ्यूज लगाया है किसी प्रोडक्ट में, वो फ्यूज हुआ ही नहीं है अभी तक, इसलिए मैं कम एम्पियर का ही लगाता हूँ। कम से कम फ्यूज तो हो एक बार। और फ्यूज लगाते लगाते मेरे को याद पड़ा भाई मैंने एक वोल्ट मीटर का भी कनेक्शन इसमें छोड़ा है, मतलब होल। ये हम लोग का एसी वोल्टेज दिखाएगा कि मेन बिजली में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना चल रहा है। तो चलो फटाफट अपने फ्यूज और वोल्ट मीटर और पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेते हैं और इसका स्विच वगैरह भी लगा देते हैं। और हाँ, इसका ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करने के लिए भी मैं एक स्विच लगा दूंगा। तो गाइस मैंने वोल्ट मीटर और 12 वोल्ट का पावर सप्लाई प्लस ट्रांसफार्मर का ऑन ऑफ स्विच प्लस अभी जो ये मैं स्विच लगा रहा हूँ ये इनपुट वाला कूलिंग फैन का स्विच है, इन सब का मैंने पूरे तरीके से कनेक्शन कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक टेम्परेचर मीटर भी लगाने वाला हूँ जिससे हम लोग का टेम्परेचर दिखता रहे ट्रांसफार्मर का, क्योंकि हमारे बक कन्वर्टर के अंदर तो टेम्परेचर मीटर है, वो तो बक कन्वर्टर का दिखाएगा ना, ट्रांसफार्मर का कौन दिखाएगा। तो इसीलिए मैं इसके अंदर एक टेम्परेचर मीटर लगाने वाला हूँ। ये टेम्परेचर मीटर मेरे इधर सिर्फ पड़ा रहता है। मैंने इस टेम्परेचर मीटर को खरीदा था मोटर को मारने के बाद उसका टेम्परेचर देखने
देखने के लिए, लेकिन भाई मैं उसका यूज ही नहीं कर पाता, मेरे को याद ही नहीं पड़ता है, तो ये पड़ा रहता है मेरे घर में। चलो आज इसका यूज कर ही लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पूरा कनेक्शन कर दिया है। तो अब इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए बहुत सारा छेद कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा होल कर लेते हैं, क्योंकि भाई वेंटिलेशन जरूरी है, ट्रांसफार्मर है तो। और मैं 4 इंच का आउटपुट वाला कूलिंग फैन लगाने वाला हूँ, तो ये बहुत ज्यादा पावर खींचेगा, मतलब एयर खींचेगा। अगर इसमें होल नहीं रहेगा तो भाई वो हवा खींचेगा कहाँ से, तो इसीलिए इसमें होल करना काफी जरूरी है। तो अभी इसके अंदर मैंने पूरा होल कर दिया है। तो चलो अब इसका XT90 कनेक्टर है ना, उसको उजागर करते हैं। और मैंने आप लोगों से बोला था ना, ये कवर लगाने का यही फायदा होता है कि अगर आप प्लाईवुड पे अच्छे से फिनिशिंग नहीं कर पाते हो और ये कवर लगा देते हो ना भाई, देख सकते हो सारे कुछ मैंने लगा दिए, कितना फिनिशिंग देखने में लग रहा है कि नहीं। जबकि मैंने प्लाईवुड पे अच्छे से फिनिशिंग नहीं किया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा था, उस पे नहीं हो रहा था भाई मेरे से। लेकिन अभी का स्थिति देख लो, कितना अच्छा लग रहा है सब लगने के बाद। आप लोग बताना, आप लोगों को कहीं से लग रहा है क्या इसमें फिनिशिंग का कमी है? तो देख सकते हो मैंने सारे XT90 कनेक्टर के ऊपर जो कवर था उसको मैंने काट लिया है, और अभी से ही दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है मेरे को तो। और इसका ऊपर वाला कवर लगाने के बाद भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलो इसके ऊपर वाले कवर को लगाने के लिए यहाँ पे 4 होल कर लेते हैं, इसमें स्क्रू लगा देंगे हम लोग, कि कभी भी खराब हो तो इसको हम लोग रिपेयर कर सके। ऐसे तो मैंने इसके अंदर इतने हैवी सामान लगाए हैं, उसको खराब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई भरोसा नहीं होता है, ये तो आप लोग भी एग्री करोगे। तो अभी मैं आउटपुट वाला कूलिंग फैन का कनेक्शन कर देता हूँ, जो कि मैंने पहले से ही बचा के रखा था कनेक्शन, और इसका मैंने स्विच भी लगा रखा है। इसका स्विच का ऐसे कनेक्शन मैंने किया है कि पावर सप्लाई ऑन होगा, उसका इंडिकेटर जलेगा, तो ये हम लोग का कूलिंग फैन आउटपुट वाला चलने लगेगा। इसका कोई अलग से नहीं लगाया है मैंने। पावर सप्लाई का इंडिकेटर जला मतलब ये वाला फैन का जला, मतलब ये फैन जला, मतलब ये फैन चला, जला नहीं। तो अभी लास्ट हमारा मेन बक कन्वर्टर का डिस्प्ले, जो कि इसको लगाने के बाद भाई और एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है, नो डाउट। तो चलो इसका कनेक्टर अपने बक कन्वर्टर में लगा देते हैं, और अपने ऊपर वाले कवर का पूरा स्क्रू टाइट कर लेते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हो कितना ही ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल हम लोग का एडजस्टेबल पावर सप्लाई बन चुका है। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना भाई, लाइक कर दो। और हम लोग 1 लाख के बहुत करीब हैं, तो आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ आते हैं देखने के लिए। भाई सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है, हमारे जल्दी ही 1 लाख हो जाएंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो। इसके अंदर मैंने टोटल 6 स्विच डाले हैं। तो चलो मैं एक एक करके बता देता हूँ कि सारे स्विच किस काम आएंगे। सबसे पहले मैं प्लग को लगा लेता हूँ 220 वोल्ट AC में, और हम लोग के 5वां स्विच से हम लोग का ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा, और हमारा बक कन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा ये बटन दबाने के बाद। देख सकते हो ये तो चालू हो गया, ये तो ठीक है। और दूसरा हमारा जो मीटर है वो हम लोग का ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर दिखाएगा, ये भी ठीक है। और ये जो पहला वाला मीटर है ना, जो एकदम स्टार्टिंग में लगा है, ये हम लोग का ट्रांसफार्मर का जो DC निकलता है ना 70 वोल्ट, वो दिखाएगा। तो आप लोग देख सकते हो 75 वोल्ट अभी आ रहा है। और ये जो तीसरा स्विच है, इससे हम लोग का आउटपुट वाला कूलिंग फैन चलेगा। आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा स्पीड में चल रहा है। और ये जो है ना 6th नंबर स्विच है, इससे हम लोग का इनपुट वाला कूलिंग फैन चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इनपुट वाला कूलिंग फैन चलाने का मेरे को जरूरत पड़ेगा ही नहीं, सच बोल रहा हूँ भाई, जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो इसको मैंने बंद कर दिया है और ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम लोग का 4 इंच का जो कूलिंग फैन है ना, वो इतना ज्यादा प्रेशर बना रहा है अंदर ना, ये खुद मतलब घूमने लग रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर वो बना रहा है। और ये है तीसरा हम लोग का कूलिंग फैन, ये हमारे बक कन्वर्टर में ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसके लिए भी मैंने होल कर रखा है। लेकिन वो तभी चलेगा जब इसका टेम्परेचर हाई होगा, मतलब हमारे बक कन्वर्टर का जब टेम्परेचर हाई होगा ना, उसका जो IC लगा होता है ना, वो हाई टेम्परेचर पे जाएगा तभी चलेगा। तो चलो उसको हाई टेम्परेचर पे करते हैं कुछ शॉर्ट वगैरह करके। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को चौथे नंबर स्विच का दिखा देता हूँ काम। ये हमारे AC वोल्टेज को दिखाएगा कि AC वोल्टेज अभी कितना हमारे घर पे आ रहा है। और ये फर्स्ट नंबर स्विच पता है क्या है, इससे हम लोग का डाइवर्ट होने के बाद जो वोल्टेज बन रहा है ना, जैसे कि मैंने ये चालू कर दिया ना, तो ये डाइवर्ट होने के बाद जो वोल्टेज दिखाता है वो शो कर रहा है, और ये 5 वोल्ट से नीचे शो नहीं करेगा। तो अभी मैं शॉर्ट करूंगा ना, आप लोग देखना 5 वोल्ट से नीचे वोल्टेज जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो चलो मैं सारे XT90 कनेक्टर का आप लोग को वोल्टेज शो करा देता हूँ कि कितना कितना आ रहा है। देखो बीच वाला मेन आउटपुट है हमारे बक कन्वर्टर से जो आ रहा है, और ये है डाइवर्ट होने के बाद जो आ रहा है। इसमें आप लोग बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हो, उल्टा भी टर्मिनल लगाओगे तो उससे कुछ हम लोग का हार्म नहीं होगा। लाइन कटने के बाद भी हम लोग का बक कन्वर्टर में पावर नहीं जाएगा, ये ठीक है। और तीसरा ये है ना, हम लोग के जो ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर होने के बाद जो कैपेसिटर में वोल्टेज आ रहा है मेन एकदम ट्रांसफार्मर वाला, उसका शो कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी मैं बक कन्वर्टर को गर्म कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को कूलिंग फैन चलते हुए देखना है। तो मैं अभी इसको शॉर्ट करूंगा, एक वायर से तो ये इतना गर्म नहीं हो पा रहा है, तो चलो इसके अंदर 2 वायर शॉर्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे बक कन्वर्टर का कूलिंग फैन चलने लगा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर देख सकते हो 50 से भी ऊपर चला गया था। तो ये हमारा पावरफुल बीस्ट एडजस्टेबल पावर सप्लाई आप लोगों को कैसा लगा बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये रहा इसका डायग्राम। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, और ओरिजिनल डायग्राम चाहिए तो इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करना। तो ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं भाई, बहुत हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये।